तीन फेलियर तो साफ तरीके से दिखते हैं। पहला फेलियर इंटेलिजेंस का और दो तरीके का फेलियर सुरक्षा का। एक, आपने उस जगह की ठीक से देखभाल नहीं की, ठीक से निगरानी नहीं की, वहां पे सुरक्षा कर्मी नहीं लगाए। और दूसरा कि सुरक्षा कर्मी वहां पर पहुंच नहीं पाए जब ये हमला हुआ, और उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा समय लिया। यहाँ पर आर्मी का प्रेजेंस इतना नहीं है, यहाँ पे सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस का प्रेजेंस ज्यादा है, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में ऑपरेट है। तो जो सवाल पूछे जाने की जरूरत है, जो जवाबदेही की जरूरत है, वो ज्यादा भारत के गृह मंत्रालय की तरफ। तो आपने लोगों को गुमराह किया है। दो ही चीजें हैं, या तो आप इनकॉम्पिटेंट हैं या आप मिसलीड कर रहे हैं। तो ये डिसाइड कर लें कि जो जो ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्ति हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, चाहे वो भारत के गृह मंत्री हैं, कि क्या वो इनकॉम्पिटेंट है या क्या वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी नहीं अगर देंगे तो भारत में फ्लडिंग हो जाएगी, तो भारत में बाढ़ आ जाएगी। और पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि भारत के पास ना स्टोरेज की क्षमता है, ना कोई बांध है इस तरह के जो कि पानी को जाने से वहां रोक सके। जब तक कि भारत उस तरह के बांधों का निर्माण करेगा, उसको बनाने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाए। आपने मान लीजिए हमला किया, पाकिस्तान ने आप पे जवाबी हमला किया, जैसा कि उम्मीद है आप पब्लिकली बोलेंगे कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया। पाकिस्तान ने आप पे जवाबी हमला किया, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे साहब अभी बराबर हो गई बात, अभी हम चुप बैठते हैं जाके अपने घर पे। तो ये तो अभिमन्यु वाली बात है। आप चक्रव्यूह के अंदर जा सकते हैं, चक्रव्यूह से निकलेंगे कैसे? 22 अप्रैल 2025 के दिन कश्मीर के पहलगाम के एक टूरिस्ट स्पॉट में एक आतंकी हमले में 26 सिविलियंस की मौत हो गई। हालांकि इसके बाद भारत ने कई तरह की आतंकरोधी कार्यवाहियां की हैं और साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ भी कई बड़े फैसले लिए हैं। लेकिन कई जरूरी सवाल हैं जो कोई नहीं पूछ रहा, जैसे आतंकियों ने इतनी बड़ी कार्यवाही को अंजाम कैसे दिया, सुरक्षा निकायों से कहां चूक हुई और इस चूक की राजनीतिक जिम्मेदारी निश्चित की जानी चाहिए कि नहीं। आज इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए अमेरिका से जुड़ रहे हैं सुशांत सिंह। सुशांत सिंह रक्षा मामलों के जाने माने विशेषज्ञ हैं और फिलहाल अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। आइए उनसे समझते हैं इस पूरे मामले को। वेलकम सुशांत। थैंक यू अलॉट, थैंक्स अलॉट विष्णु। सुशांत, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सुरक्षा मामलों में कहाँ चूक हुई है और इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? देखिए, चूक दो या तीन स्तरों पर हुई है। एक तो इंटेलिजेंस की चूक है। साफ तौर पर अगर इतना बड़ा हमला हो रहा है, लोग कहीं पर आ रहे हैं, जंगल से आके आधा घंटा काम कर रहे हैं, तो ये तो होता नहीं है कि वो उसी वक्त सुबह उन्होंने आया और डिसाइड किया कि हम आज ये करेंगे। वो कई दिनों से वहां पर आए होंगे, उन्होंने इस जगह को कई बार देखा होगा, उसको परखा होगा, समझा होगा, ये जाना होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ हैं, अपनी एक लॉजिस्टिक सेटअप की होगी, मतलब जिसमें उनका खाना, बंदोबस्त, बाकी चीजें, लोकल से भी बात की होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंटेलिजेंस को जानकारी ना हो, और अगर इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी नहीं है तो ये इंटेलिजेंस फेलियर साफ तौर पर है। या तो उनके पास जानकारी नहीं थी या उन्होंने उसको प्रोसेस नहीं किया। तो दोनों तरीके से एक इंटेलिजेंस फेलियर है। दूसरी समस्या सुरक्षा की है। और वो दो तरह से है। पहले तो ये कि आपने इतनी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट पर, जहां पर के पिछले 4-5 साल से हजारों लोग दिन के जाते हैं, 1000-1200 लोग जाते हैं, वहां बैठते हैं, वहां पर आपने सुरक्षा पूरी तरह से गायब कैसे कर? ऐसा कैसे? आप मैं मान सकता हूं कि आप लोगों के सेल्फीज में नहीं चाहते हैं कि मिनी स्विट्जरलैंड में की के सुरक्षा कर्मी दिखें और हथियार दिखें, पर थोड़ा छुप के, थोड़ा पीछे तो सुरक्षा हो सकती थी। इस जगह पर सुरक्षा का ना होना, सीआरपीएफ के बटालियन का मूव वहां से हटा दिया जाना, ये किसने किया और ये किस तरह से हुआ? ये एक बहुत बड़ा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि पूरे कश्मीर के अंदर एक तरह की सिक्योरिटी ग्रिड होती है, जहां पर कि अगर कोई भी हरकत हो, कोई भी चीज हो, तो जल्दी से रिस्पॉन्स आ पाए। और सुरक्षा की जो दूसरी कमी है, जो दूसरी खामी है, वो ये है कि वो उस जगह पर रिएक्ट नहीं कर पाए, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। जैसा कि आपने सुना है, पढ़ा है कि 90 मिनट तक कोई नहीं आ पाया। नेवल ऑफिसर की वाइफ ने कहा है, वो 20-30 मिनट तक तो मिलिटेंट ही वहां पर घूम रहे थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी कोई भी क्विक रिएक्शन टीम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाई? तो इसमें तीन फेलियर तो साफ तरीके से दिखते हैं। पहला फेलियर इंटेलिजेंस का और दो तरीके का फेलियर सुरक्षा का। एक, आपने
उस जगह को आपने उस जगह की ठीक से देखभाल नहीं की, ठीक से निगरानी नहीं की, वहाँ पे सुरक्षाकर्मी नहीं लगाए और दूसरा कि सुरक्षाकर्मी वहाँ पर पहुँच नहीं पाए जब ये हमला हुआ और उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा समय लिया। तो ये मुझे लगता है कि ये 3 तरीके से तो साफ तौर पर दिखता है। चौथा तरीका जिसको मैं बोलूँगा जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, वो है राजनीतिक नेतृत्व। राजनीतिक नेतृत्व से मेरा मतलब इसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और जो भारत के गृह मंत्री हैं, उनके ऊपर सीधे-सीधे जवाबदेही आती है क्योंकि जो जम्मू और कश्मीर में जो सुरक्षा की लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा की जो चीज़ें हैं, वो उनके यूनियन टेरिटरी बनने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, वो तो उनके पास कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं है। जो राजकीय अधिकारी हैं, उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है, ये तो सब सीधे-सीधे दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर से कंट्रोल हो रहा है। तो और वो दोनों लोग इतने साल से अपने पदों पर हैं और वो दोनों लोग हमेशा क्लेम करते रहे हैं कि कश्मीर में कोई सुरक्षा की समस्या नहीं है, हमने टेररिज्म को खत्म कर दिया है, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं। तो एक राजनीतिक जिम्मेदारी है कि जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आए भारत के अलग-अलग कोनों से और उनको इस तरह की दुर्घटना का सामना करना पड़ा। वो भी कुछ हद तक इसके लिए ज़िम्मेदार हैं और उनको भी इसके जवाब देने की ज़रूरत है। सुशांत, आपके कहने का अर्थ निकलता है कि ऐसा संभव नहीं है कि किसी को जानकारी ना हो कि हमला होने वाला है। तो कहीं क्या सुरक्षा निकायों में कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई पड़ती है यहाँ पर आपको? देखिए, आई एम श्योर आर्मी के अंदर तो इस तरह की बातचीत होती होगी और इंटरनली इस तरह के इस तरह की रिव्यू वगैरह होगा कि कहाँ गलती हुई है। पर जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो ये शहरी इलाका है कश्मीर का, यहाँ पर आर्मी का प्रेजेंस इतना नहीं है। यहाँ पे सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस का प्रेजेंस ज़्यादा है, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में ऑपरेट करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है विष्णु, आर्मी और जो फौज है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ऑपरेट करती है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, जो अब जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो सारे गृह मंत्रालय, भारत के गृह मंत्रालय के अंदर ऑपरेट करते हैं। तो जो सवाल पूछे जाने की ज़रूरत है, जो जवाबदेही की ज़रूरत है, वो ज़्यादा भारत के गृह मंत्रालय की तरफ है। वहाँ पर इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है, एक तरीके से इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, इसको एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, जो कि नहीं हो रहा है। और मेरा मेरा बड़ा मुद्दा ये है, बड़ा सवाल ये है कि यही चीज़ें हमने अभी मणिपुर में भी देखी हैं। 2 साल तक हमने मणिपुर में सेम चीज़ें देखी हैं, कोई जवाबदेही नहीं फिक्स हुई। तो ऐसा नहीं आप कह सकते कि साहब ये अनोखी चीज़ हो गई इसलिए हमने फिक्स नहीं किया। जब पुलवामा हुआ उसकी भी कोई जवाबदेही फिक्स नहीं हुई। पुलवामा के बाद किसको पनिशमेंट मिला? जो भारत के गृह मंत्री थे वो अभी भी भारत के गृह मंत्री हैं। जो भारत के बाकी लोग थे वो सब हैं। कोई ज़िम्मेदारी कोई फिक्स नहीं हुई। किसी तरह से कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जहाँ ज़िम्मेदारी लेने की बात आती है, जवाबदेही की बात आती है, वहाँ दूसरी तरफ आप पूरा जो एक इमोशनल जो जो आउटरीच है उसको आप डायरेक्ट कर देते हैं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ दुश्मन की तरफ। पाकिस्तान एक हिस्सा है, पर क्या आप अंदर नहीं झांकेंगे? क्या आप अपने अंदर की कमियों को नहीं देखेंगे? क्या आप अपने अंदर की कमियों को फिक्स करना नहीं चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान का बिहेवियर हम नहीं बदल सकते हैं। पाकिस्तान का बिहेवियर जो है वो रहेगा और वो आज से नहीं है। 1948 में उसने कश्मीर में कबायली भेजे थे। 1965 में उसने उसने सोचा था कि कश्मीर के अंदर वो रेबेलियन कर देगा। 1987 से 88 से हम देख रहे हैं कि मिलिटेंसी चल रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान पहली बार कर रहा है और आप सरप्राइज हो गए। पाकिस्तान का बिहेवियर आपको पता है। आपको काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी करनी आती है। आप काउंटर इंसर्जेंसी श्रीलंका में कर चुके हैं, नागालैंड में कर चुके हैं, मिजोरम में कर चुके हैं, मणिपुर में कर चुके हैं, कश्मीर में कितने सालों से कर चुके हैं, पंजाब में कर चुके हैं। तो आपको काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म की बहुत ज्यादा समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। शायद ही विश्व में किसी किसी और देश को इतनी समझ है जितनी भारत को समझ है। उसके बावजूद अगर चूक होती है, उसके बावजूद अगर आप उसको फिक्स करना नहीं चाहते, तो इसकी तो आपको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि साहब हम सरप्राइज़ हो गए यहाँ पर कि साहब पाकिस्तान ने ऐसा कैसे कर दिया। पाकिस्तान ने किया है भाई, भूटान ने नहीं किया है। पाकिस्तान सालों से कर रहा है। मतलब ये आप मुझे ये बताने की कोशिश ना करें कि आप सरप्राइज़ हो गए और अगर आप सरप्राइज़ नहीं हुए हैं, तो आप ज़िम्मेदारी लीजिए कि आपसे चूक हुई है और आप फेल हुए हैं। सुशांत, ऐसा लगता है कि जैसे सरकार ने ये दिखाने के लिए कि कश्मीर में हालात ठीक हैं, उसने जनता का एक बड़ा रिस्क लिया है, जिसके कारण ये हादसा हुआ है जनता के साथ। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? जी, बिल्कुल आपका कहना ये सही है विष्णु कि जो इसका नुकसान उठाना पड़ा है, जो इसका खामियाजा उठाना पड़ा है, वो तो जनता को ही उठाना पड़ा है। इसका खामियाजा कोई बीजेपी के सदस्य को, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को या किसी पुलिस अफसर को तो नहीं उठाना पड़ा है।
और भाजपा की जो सरकार है, जो उनके विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको तो कोई खामियाजा नहीं उठाना पड़ा, किसी सरकारी व्यक्ति को कोई खामियाजा नहीं उठाना पड़ा। तो इसलिए जनता को ही इसका नुकसान हुआ है। जहां तक कि आपने देखा कि जब भाजपा के जो एमपी हैं, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया, निशिकांत दुबे, जब वो कश्मीर गए थे अपनी 25वीं सालगिरह मनाने शादी की, तो उनको तो पूरी सुरक्षा प्रदान की गई, उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं की गई। जब अमित शाह वहां जाते हैं तो वो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, उनके साथ पूरे सुरक्षा कर्मी जाते हैं। जब जनता वहां पर जा रही है, दिन के 1000 2000 आदमी जब वहां पर जा रहे हैं, उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है। तो जिस तरह का आपने प्रोपेगेंडा किया हुआ है, जिस तरह का आपने एक नैरेटिव जनरेट करने की कोशिश की है, एक तरह की कहानी सुनाने की कोशिश की है, उस कहानी की वजह से जो लोग आए हैं वहां पर कश्मीर में, उनको इसका नुकसान उठाना पड़ा है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। सुशांत, जैसे हम देखते हैं कि आजकल कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है, देश के तमाम हिस्सों से लोग कश्मीर जा रहे हैं घूमने के लिए। लेकिन आपकी बातों से हमको ये भी समझ आता है कि जब मंत्री जाते हैं, बड़े नेता जाते हैं, तो एक अलग तरह का प्रोटोकॉल वहाँ होता है, सुरक्षा का अलग तरह का इंतज़ाम होता है, जो इस मामले में जनता के लिए दिखाई नहीं देता। इस तरह क्या आपको नहीं लगता कि सरकार का एक दोहरा चरित्र हमें समझ आता है? हाँ, दोहरा चरित्र भी है। और अगर आप जनता को कह रहे हैं कि नॉर्मलसी है, तो या तो आपका आपका असेसमेंट गलत है। आप जिस तरह का आपका राजनीतिक नेतृत्व है, जिस तरह की आपकी क्षमता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता है, या तो आपने गलत एनालिसिस की है। और अगर आपकी एनालिसिस सही है कि ये सेफ नहीं है जगह, तो आपने लोगों को गुमराह किया है। दो ही चीजें हैं, या तो आप इनकॉम्पिटेंट हैं, या आप मिसलीड कर रहे हैं। तो ये डिसाइड कर लें कि जो जो ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्ति हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, चाहे वो भारत के गृह मंत्री हैं, कि क्या वो इनकॉम्पिटेंट है, या क्या वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दोनों में से क्या चीज कर रहे हैं, बस यही डिसाइड करने की। सुशांत, आपकी बात से समझ आ रहा है कि सुरक्षा में भारी चूक हुई है, जिसका खामियाज़ा इतनी सारी मौत में चुकाना पड़ा है। लेकिन एक अलग तस्वीर भी हमारे सामने दिखाई देती है कि मीडिया, शायद आपके अलावा कोई भी पत्रकार, कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन सरकार से अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है। सिर्फ़ मीडिया नहीं, हम विपक्ष के नेताओं को भी देखते हैं कि वो सरकार का साथ देने की बात कर रहे हैं, जबकि उनका काम होना चाहिए कि सरकार से पूछें कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो जब मोदी खुद विपक्ष में थे और आतंकी हमले होते थे, तो वो सरकार को चुनौती देते थे, सरकार से सवाल करते थे, पूछते थे कि सरकार कहाँ कमज़ोर पड़ रही है, सरकार आतंकी हमले क्यों होने दे रही है, लेकिन आज का विपक्ष ऐसा नहीं कर रहा है। तो ये जो तस्वीर भारत की हमें दिखाई दे रही है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? भारत की राजनीति से ज्यादा भारत की पत्रकारिता के बारे में दिखाती है। राजनीतिक दलों का और राजनीतिक व्यक्तियों का तो मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। भारत के जो मेन स्ट्रीम या जो बिग मीडिया के पत्रकार हैं, उनकी क्या मजबूरी है मुझे समझ में नहीं आता। ना उनको मणिपुर में जो 2 साल तक हुआ वो दिखा, ना उनको बालाकोट में जो हुआ वो दिखा, ना उनको अभी जो हो रहा है वो दिख रहा है। देखिए, जवाबदेही इसलिए नहीं है कि मैं किसी को फंसाने की बात कर रहा हूँ या किसी को नीचा दिखाने की बात कर रहा हूँ। जवाबदेही इसलिए है कि वो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। डेमोक्रेसी के अंदर जिनको जनता ने चुन के भेजा है, वो जिम्मेदार है चीजों के लिए, और उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। उनको अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप जवाबदेही मांगेंगे और जवाबदेही फिक्स होगी, तो इसका नतीजा ये होगा कि दूसरी बार ऐसी कोई भयावह गलती नहीं होगी। अगर आप जिम्मेदारी नहीं फिक्स करेंगे और अगर आप जवाबदेही नहीं मांगेंगे, तो फिर ऐसी गलतियां बार बार होती रहेंगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये तो कोई सीरियस मसला है ही नहीं। जो कि पूरे चेन ऑफ कमांड में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो सिक्योरिटी वाले लोग हों, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो। भाई, कोई तो आप पनिशमेंट देंगे ना, कोई तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे ना, आप कुछ तो होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि साहब ये हो गया, अभी मैंने पूरे मीडिया को, गोदी मीडिया को एक तरफ झोंक दिया कि पाकिस्तान पाकिस्तान का जाप अलापने के लिए, मैं बच गया, मेरे बारे में बात मत करो कि साहब हमने क्या किया। उसमें ऑल पार्टी मीटिंग में जिस तरह की रिपोर्टिंग अखबारों ने की है, उसमें साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार एक तरह से सच नहीं बोल रही थी। सरकार कह रही है कि वो लोग वहां टूरिस्ट ऐसे ही चले गए,
उनको तो कोई जाने का वो प्रोविजन ही नहीं था, परमिशन नहीं थी। जबकि अब बाद में लोगों की रिपोर्टिंग दिखा रही है 2020 से वहां लोग जा रहे हैं, वहां 35 रुपए पर टूरिस्ट लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट कर रहा है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कलेक्ट हो रही है। और ऐसी कोई भी जगह जहां पर हजारों लोग जा रहे हैं दिन के, चाहे परमिशन के या बिना परमिशन के, ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस फोर्सेस को, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां के जो भी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं सरकार के, उनको इसकी जानकारी नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि साहब बिना बताए चले गए। कोई लुक्का छुपी का खेल तो नहीं हो रहा है ना कि वो छुप के चले गए। हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम कश्मीर के एक बड़ी जगह की बात कर रहे हैं, कश्मीर में किसी जंगल की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत मेन टूरिस्ट स्पॉट की बात कर रहे हैं, जिसको सब जानते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। तो उस तरह की जिस तरह से बचने की कोशिश है, और जिस तरह से जो गोदी मीडिया है उसका उसका प्रयोग करने की कोशिश है, और जिस तरह से जवाबदेही से भाग रहे हैं, वो ठीक नहीं है, और वो भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए नहीं कि इस बार जो हुआ है उसकी उसकी जिम्मेदारी तो फिक्स करने की जरूरत है ही, साथ में हमको भविष्य के लिए ये करना है कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो, उसके लिए जवाबदेही जरूरी सुशांत, आपने बहुत ज़रूरी बात की है, बहुत सारे पॉइंट्स हमें बताए हैं। अब मैं इससे जुड़ा एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो भारत का रिएक्शन आप देख रहे हैं, आप उसे उससे कितना सहमत हैं? जैसे भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने की बात की है और तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं सी आर पाटिल, उनका कहना है कि हम पाकिस्तान को एक बूंद सिंधु नदी का पानी नहीं लेने देंगे। ये जो रिएक्शन है, ये कितना जस्टिफाइड है, कितना संभव है इसे करना? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, जहां तक मुझे पता है, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी नहीं अगर देंगे, तो भारत में फ्लडिंग हो जाएगी, तो भारत में बाढ़ आ जाएगी। और पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि भारत के पास ना स्टोरेज की क्षमता है, ना कोई बांध है इस तरह के जो कि पानी को जाने से वहां रोक सके। जब तक कि भारत उस तरह के बांधों का निर्माण करेगा, उसको बनाने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे। तो इसका कोई इमीडिएट इफेक्ट इस तरह से तो नहीं होने वाला है कि पानी पाकिस्तान का आप सारा पानी रोक देंगे और पाकिस्तान को बिल्कुल पानी नहीं मिले। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इस ट्रीटी के अंदर बहुत सारी मीटिंग्स होती थी, बहुत सारी डेटा शेयरिंग होती थी, जिससे कि पाकिस्तान को पता रहता था कि कितना पानी नदी में आ गया है और कितना चाहिए। और जब बुआई का सीजन होता है, और उस वक्त जो पानी चाहिए होता है, उसको भारत अब थोड़ा डिले कर सकता है, 10 15 दिन 20 दिन, बहुत ज्यादा दिन वो भी डिले नहीं हो सकता है। उसको डिले कर सकता है, जिससे कि पाकिस्तान में जो फसल की बुआई है उसको बोने की समस्या आ हुँ। सकती है, वो उसको सोइंग सीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा। ये दिल्ली सरकार का नल नहीं है कि उसमें पानी आना बंद हो जाएगा और एकदम घर में पानी की किल्लत लग जाएगी। और क्योंकि हम लोग पानी की किल्लत से जूझते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो, और हम सबको लगता है कि साहब नल में पानी नहीं आएगा, उस तरह से ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इसको उसको वैसी हालत लाने के लिए तो कई साल कई दशक भी लग सकते हैं, जब तक कि ऐसी ऐसे साधन भारत के पास हों और भारत ये कर सके। जैसा कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया में एक यूजर का मीम बहुत चल रहा है, उन्होंने कहा था अब हमारे नल में तो वैसे ही पानी नहीं आ रहा, हमारी सरकार हमें वैसे ही सुरक्षा नहीं दे पा रही, हम तो वैसे ही मर रहे हैं, तो भारत इसके ऊपर हमसे हमारे साथ क्या कर लेगा। तो मुझे लगता है कि भले ही मजाक में कहा गया हो, पर वो यही बात सच्चाई को दर्शाता है कि जब हम तो वैसे ही पानी नहीं मिल रहा, सुरक्षा वैसे ही नहीं है, तो ऐसा क्या है जो हमारी सरकार नहीं कर रही है, जो भारत की सरकार हमारे साथ कर रही है। तो शायद वो वही बात सच है। आपने ये तो मज़ाक किया, लेकिन एक और मैं आज डॉन में पढ़ रहा था, पाकिस्तानी अखबार की वेबसाइट। उसमें बताया गया कि क्योंकि भारत खुद भी एक डाउनस्ट्रीम देश है, जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी और अन्य नदियाँ भी चीन से होकर भारत प्रवेश करती हैं, तो भारत का इस तरह का कदम डाउनस्ट्रीम किसी देश पर रोक लगाना, पानी की रोक लगाना, उसके खुद के लिए भी अच्छा नहीं होगा। खुद के लिए भी एक अच्छी डिप्लोमैटिक पॉलिसी नहीं होगी। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, इन प्रिंसिपल तो ये बात सही है कि अगर आप पाकिस्तान को इस तरह से परेशान कर सकते हैं, तो कल को चीन आपको परेशान कर सकता है। पर देखिए, हर जो नदी है उसका जो सिस्टम है, रिवराइन सिस्टम है, वो अलग होता है। ब्रह्मपुत्रा का जो रिवराइन सिस्टम है उसमें पानी पहाड़ों से नहीं आता है उतना, जितना कि इंडस वैली सिस्टम में आता है। जहां तक मुझे याद है, इंडस वैली सिस्टम के अंदर 60 से 65% फीसदी पानी ग्लेशियर से और माउंटेन से आता है, पहाड़ों से आता है, जब बर्फ पिघलती है और जब ग्लेशियर पिघलते हैं। जो ब्रह्मपुत्र सिस्टम है उसके अंदर का ज्यादातर पानी जमीन से रिचार्ज होता है,
जो कि बंगाल और बिहार, और जब आप देखते हैं हर साल वहाँ बाढ़ आती है, पानी वहाँ गिरता है, बारिश होती है, उससे रिचार्ज होता है। आई थिंक कुछ 8 या 10% पानी ही सिर्फ ग्लेशियर से आता है, और ब्रह्मपुत्रा इतनी बड़ी और इतनी चौड़ी नदी नहीं है। तो अगर चीन ब्रह्मपुत्रा के ऊपर बांध बनाएगा, जो कि वो बनाने की कोशिश कर रहा है, तो भी इतनी आसानी से भारत के अंदर ब्रह्मपुत्रा सिस्टम के अंदर जो पानी आता है उसको नहीं रोक पाएगा। तो दोनों चीजों में थोड़ा फर्क है। पर प्रिंसिपली, इन प्रिंसिपल, यस, अगर इन प्रिंसिपल भारत कहता है कि हम अपने दूसरे देश को पानी नहीं देंगे, तो कल को वो चीन भी कह सकता है कि साहब आपने हमारी जमीन पर आप बैठे हुए हैं, जैसा कि वो दावा करता है। सच्चे झूठे की बात नहीं है, उनका दावा है कि तवांग उनके इलाका है, या जो भी उनके इलाके हैं, जो वो बोलते हैं कि हमारे इलाके हैं, ये भारत ने कब्जा किया हुआ है, कि जब तक आप इन चीजों पे कब्जा करके रखेंगे, हम आपको पानी नहीं देंगे। इस तरह की बात कोई भी मुल्क कर सकता है, और वो ठीक नहीं होगा। पर दोनों का असर बराबर नहीं होगा। ब्रह्मपुत्रा का रिवराइन सिस्टम अलग है, इंडस वैली का सिस्टम अलग। सुशांत, अब पाकिस्तान के भी रिएक्शन की बात करें तो आज जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी, यानी शनिवार को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनका देश निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए तैयार है। आप इस उनके प्रस्ताव को कैसे लेते हैं? सीरियसली लेना चाहिए भारत को, या आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बार बार ये बात उठती रहती है। पिछली बार भी जब पुलवामा हुआ था तो भी ऐसी बातें आई थी। इस बार जो बातें आ रही हैं उसको सीरियसली लेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी जो है और इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो है, वो बहुत ही लो है, और बहुत ही कमजोर है। पाकिस्तान की हालत, उनकी चाहे वो राजनीतिक हालत हो, आर्थिक हालत हो, उनकी सामरिक जो स्थिति है, वो ईरान से लड़ाई चल रही है, अफगानिस्तान से प्रॉब्लम चल रही है, हर तरफ प्रॉब्लम है, अमेरिका से अच्छी दोस्ती नहीं है, वगैरह वगैरह। इस वक्त उनकी इंटरनेशनल साख जो है वो बहुत कम है, बहुत बहुत गिरी हुई है। उस साख को उठाने की कोशिश है, ये कहकर के आप निष्पक्ष जांच कराइए और हम बिल्कुल देखना चाहते हैं, और थोड़ा-सा दबाव अपने ऊपर से हटाने की कोशिश है, क्योंकि पूरी दुनिया ने जो स्टेटमेंट आए हैं, वो ज़्यादातर भारत के समर्थन में ही आए हैं। अगर उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं भी लिया है, तो वो टेररिज्म वगैरह के शब्दों का जिस तरह से प्रयोग किया गया है, उससे साफ लगता है कि लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से दूर है। तो अपने आप को एक तरह से बचाने की कोशिश है, और अपना नाम साफ करने की कोशिश है, और अपनी साख बचाने की कोशिश है। इस तरह का बयान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का आज का था। शांत, अगर मैं एक डेविल्स एडवोकेट की तरह बात करूं तो हमने अब तक जितनी बात की है उसमें हमने, चाहे अनजाने में चाहे जाने में, हमने पाकिस्तान का नाम बार बार लिया है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो पहलगाम में हुआ है वो उसमें पाकिस्तान है, या होम ग्रोन इंसर्जेंसी नहीं है, या वहाँ के लोकल लड़के नहीं हैं जो नाराज हो भारत सरकार से 370 के बाद और तमाम तरह के जो घटनाएं यहाँ हो रही है? क्योंकि पाकिस्तान के ही मंत्री कह रहे हैं कि भारत को देखना चाहिए कि वो मुस्लिमों को कैसे ट्रीट करता है, इस वजह से भी ये हमले हो सकते हैं। उन्हें देखना चाहिए कि वो कश्मीर को कैसे ट्रीट कर रहा है इतने सालों से, ये भी कारण हो सकते हैं। अंदर झांकना चाहिए, ना कि बार बार हमको दोष देना चाहिए। इस पे तो कहना बड़ा मुश्किल है। जो जिस तरह की अभी तक रिपोर्टिंग हुई है, उससे उससे ऐसा लगता है कि 2 या 3 शायद पाकिस्तानी लोग थे, और दो दो कश्मीरी लड़के थे जिन्होंने जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो शायद दोनों ही हिस्से हैं इसके। एक जो कश्मीर के अंदर जो जिस तरह के लोग, जिस तरह के युवा बंदूक उठाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से कर रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तान का तो हमेशा से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 1948 से, अकबर खान के टाइम से लेकर 1965 से लेकर 1987 के बाद, तो रेगुलरली कंटिन्यूस पाकिस्तान का तो हाथ रहा ही है। पाकिस्तान के हाथ से, अगर आप देखिए डायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि साहब आईएसआई चीफ ने या जनरल आसिम मुनीर ने ऑर्डर नहीं पास किया तो पाकिस्तान का हाथ नहीं है, ये तो गलत होगा ना। पाकिस्तान का हाथ तो तब भी है जब पाकिस्तान एक तरह से समर्थन दे रहा है, राजनीतिक, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल, लोग ट्रेनिंग के लिए दूसरी तरफ जा रहे हैं, और जिस तरह से उनकी उनकी पॉलिसी रही है, और जो उनका पास्ट रिकॉर्ड रहा है, चाहे 2008 में हो, चाहे उरी में हो, चाहे उससे पहले हो, पाकिस्तान ने जिस तरह भारत के अंदर आतंकवाद को समर्थन दिया है, तो वो उनका नाम तो हमेशा आएगा ही आएगा। कितना उनकी जिम्मेदारी है, किसने किसने ऑर्डर पास किया, किसने ऑर्डर नहीं पास किया, क्या डायरेक्ट ऑर्डर था, ये सब बातें तो कोई शायद इंक्वायरी में भी शायद ही निकल पाए। ये तो स्पेकुलेशन की बात है। क्या कश्मीरी इसका हिस्सा है? कुछ कश्मीरी युवक इसका हिस्सा हैं जिन्होंने बंदूक उठाई है, जो उग्रवाद की तरफ गए हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। 2 लड़कों का नाम तो आया ही है। तो वो लोग तो इसका अंदर इसका इसका हिस्सा हैं ही। तो इस तरह से इसको अलग कर पाना, सेपरेट कर पाना कि ये पाकिस्तान है या कश्मीरी है, शायद ये उचित नहीं।
हालाँकि ये पहलगाम से अलग सवाल होगा, लेकिन आपने जो लगातार लिखा है, उससे हमें समझ आता है कि भारत इस वक़्त बहुत मिलिट्री मामलों में बहुत क्राइसिस से गुज़र रहा है। आपने वायुसेना की भी बात की थी, जहाँ हमारे पास प्लेन्स की कमी है। इसे थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि ये स्थिति क्या है और इससे क्या खतरे देश को हो सकते हैं? देखिए विष्णु, ऐसा है कि भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमान 42 स्क्वाड्रन ऑथराइज्ड हैं, उनके पास होने चाहिए। उनके पास करीब 31 स्क्वाड्रन ही हैं, और जो विमान हैं भी वो थोड़े पुराने हैं, बहुत नए विमान नहीं है, और कोई खरीदने का भी नए विमान, मॉडर्न विमान कोई प्लान नहीं है। तो एक तो विमानों की कमी है। विमान जिस जिस जनरेशन के हैं, जिस पीढ़ी के हैं, जब चीन छठी छठी पीढ़ी के विमानों का निर्माण कर रहा है और टेस्टिंग कर रहा है, हम अभी भी चौथी पीढ़ी के विमानों की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, उसके अलावा जो इनेबलर्स होते हैं, चाहे वो मिड एयर रिफ्यूलर हो, जो हवा में जहाज के अंदर ईंधन भरते हैं, या जो अवैक्स होते हैं जिससे कि आप मॉनिटर कर पाते, कमांड एंड कंट्रोल होता है हवा के अंदर ही, एक हवाई जहाज के अंदर, उस तरह की चीजें नहीं है। बाकी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस के जो इक्विपमेंट है उनकी कमी है, इनेबलर्स की कमी है, जिससे कि ये लड़ाकू विमान अपना पूरा काम कर रहा है। सीएजी की रिपोर्ट दर्शाती है कि थोड़े पायलट्स की भी कमी है। तो और इस चीज के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने तो वही लिखा जो कि भारत के वायुसेना अध्यक्ष ने 2 या 3 बार पब्लिकली कहा है। तो मेरा तो कहना ही है कि जो भारत के वायुसेना अध्यक्ष पब्लिकली कह रहे हैं, उस पर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है, उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और वो सही तौर पर यह दर्शाता है कि हमारी वायुसेना के अंदर कुछ कमजोरियां हैं। जहां तक कि मुझे लगता है कि भारत की थल सेना के अंदर भी शायद 1 लाख से ज्यादा लोगों की, हो सकता है तकरीबन 2 लाख लोगों की कमी हो इस वक्त, जब से अग्निवीर स्कीम आई है। और अग्निवीर स्कीम के तहत भी जिस तरह के लोगों की भर्ती हुई है, उनको अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है, और उसका क्या असर होगा हमको अभी तक उनको पता नहीं है। भारत जो अपनी सेना के ऊपर जो खर्चा करता है, जो उसका रक्षा का जो खर्च है, वो तकरीबन उसकी जीडीपी का 1.6% है, जो कि बहुत कम है, जो कि 2% भी नहीं है। जितना वो उतना कम है, उससे कम है जितना कि भारत 1962 से के वक्त खर्च करता था। और उसमें से भी आधे से ज्यादा सिर्फ लोगों की पेंशन और लोगों की सैलरी पे जाता है, लोगों की तनख्वाह और पेंशन पे जाता है। तो उसकी वजह से जो भारत का खर्चा एक तो बहुत ज्यादा नहीं है उसकी जीडीपी के बनिस्बत, दूसरा वो पेंशन पे और सैलरी पे जा रहा है। और इस वजह से भारत की जो सेनाएं हैं वो मॉडर्नाइज नहीं हो सकी हैं, और उनके अंदर मॉडर्न हथियारों की, मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स की, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो टैंक्स हो, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो तीसरा, उसकी उन सब की कमी है। मैं ही अकेला ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे लगता है शायद आज के न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है, उन्होंने भी इस बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित किया है कि भारत की सैन्य क्षमताएं जो हैं वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों है सुशांत? क्योंकि जो सरकार की पोस्चरिंग होती है, बड़ी ही कॉम्बैटिव पोस्चरिंग है, बड़ी ही मिलिट्री को सपोर्ट करने वाली रिजीम दिखती है मोदी सरकार की। तो ऐसी रिलक्टेंस क्यों दिखा रही है सरकार, जिसमें वो अपडेट ही नहीं कर रही है आर्म्ड फोर्सेस को? आई थिंक 2 कारण हो सकते हैं। एक तो नेशनलिस्ट सरकार है, तो उनको पता है कि हमको राइट से कोई हिट नहीं कर सकता है, मतलब हमारी राइट से कोई नहीं आके हमको मार सकता है, दक्षिण पंथ से हमको कोई आके नहीं मार सकता है। लेफ्ट वालों को आप वैसे ही डिसमिस कर देंगे, आप बोलेंगे कि साहब ये एंटी नेशनल हैं और ये पीसनिक हैं वगैरह, और आपका दक्षिण पंथ का फ्लैंक पूरी तरह से आपने पकड़ा हुआ है, तो इसलिए शायद एक वो कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो भारत की सरकार है, जो राजनीतिक नेतृत्व है नरेंद्र मोदी का, उसको भारत की सेनाओं पर उतना भरोसा नहीं है जितना होना चाहिए कि भारत की सेना वो अचीव कर सकती है जो वो उससे करना चाहती है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि भारत की जो इकोनॉमिक क्षमता है, जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है, वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो भारत की सेनाओं के लिए, सैन्य मॉडर्नाइजेशन के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा वो लगा सके और निकाल सके। तो मुझे लगता है मोटे तौर पर यही 3 कारण हैं जिसकी वजह से भारत की सेनाओं का मॉडर्नाइजेशन पिछले 10-11 साल में बिल्कुल नहीं हो पाया है। सुशांत, अब क्योंकि वक़्त भी बहुत ले लिया आपका, आपके बिज़ी शेड्यूल से, अब एक सवाल मैं बहुत जो ज़रूर मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि क्योंकि दोनों देश पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह की भाषणबाज़ी हम सुन रहे हैं लगातार, युद्ध की धमकियाँ हम सुन रहे हैं, एक परमाणु संपन्न देश है। आपको कितना खतरा लगता है एक बड़े युद्ध का इस घटना के बाद? देखिए विष्णु, ये प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है कि कितना खतरा है, कितना परसेंटेज खतरा है, कितना परसेंटेज खतरा नहीं है, पर मैं आपको दो या तीन चीजें इसके बारे में बोलना चाहूंगा।
पहला चीज़ ये है कि भारत की सरकार ने अपने आप को एक तरह से बॉक्स इन कर लिया है। 2016 और 2019 दोनों बार जिस तरह की कार्रवाई की और जिस तरह से उसका प्रोपेगेंडा किया, जिस तरह से उसको बढ़ा-चढ़ा के पेश किया गया, आपने एक बार सेट कर दिया कि साहब इससे नीचे हम कर नहीं सकते हैं। तो एक तो आप आपने अपने आप अपनी एक्टिविटी का जो आपका जगह थी वो आपने बिल्कुल कम कर दी है। अब आपको उसी के अंदर ऑपरेट करना पड़ेगा कि आप भाई अब इतना तो करना ही करना है। बालाकोट कर दिया और हमने उसको हाइप अप बहुत किया। हमने ये नहीं कहा कि हमने किया, हमने कहा हमने तो और ज्यादा किया, बढ़ा-चढ़ा के पेश किया। तो आपने अपनी आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ऑपरेशन की, वो आपने एक तो बहुत ज्यादा कम कर दी। दूसरा सवाल समझने की बात यह है कि जो राजनीतिक नेतृत्व के लिए जो बड़ा सवाल है, वो ये नहीं है कि आपने मिसाइल फायर करने का ऑर्डर दे दिया या ड्रोन का स्वॉर्म को गिराने का पाकिस्तान पे ऑर्डर दे दिया या एयरफोर्स को बोला दोबारा हिट कर दीजिए या कुछ और आपने भारत के स्पेशल फोर्सेस को बोला कि आप कश्मीर में चले जाइए, पाकिस्तानी कश्मीर में चले जाइए, कुछ कीजिए। वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि लड़ाई आप शुरू कर सकते हैं, वो लड़ाई कहाँ जाके रुकेगी, उससे आप निकलेंगे कैसे? आपने आपने मान लीजिए हमला किया, पाकिस्तान ने आप पे जवाबी हमला किया, जैसा कि उम्मीद है आप पब्लिकली बोलेंगे कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने आप पे जवाबी हमला किया, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे साहब अभी बराबर हो गई बात, अभी हम चुप बैठते हैं जाके अपने घर पे। तो ये तो अभिमन्यु वाली बात है, आप चक्रव्यूह के अंदर जा सकते हैं, चक्रव्यूह से निकलेंगे कैसे? और किसी भी राजनीतिक नेतृत्व के लिए किसी भी कार्रवाई से पहले ये पता होना बहुत जरूरी है कि इसकी एंड स्टेट क्या है, आप क्या चाहते हैं और आपकी आइडियल एंड स्टेट क्या है। आपके पास क्या कोई तरीका है जिससे कि आप इन चीजों को खत्म कर पाएंगे? क्या आपकी बैक चैनल टॉक्स हैं? क्या आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान हाफिज सईद को लाहौर के शदमान चौक पे नंगा लटका दे तो साहब मैं आपको माफ कर दूंगा, हमारी तरफ से काम खत्म हो गया? आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या डिमांड है? वो कोई जब तक आप क्लियर डिमांड नहीं रखेंगे और आपको ये नहीं पता होगा कि आप कैसे इससे बाहर निकलेंगे। आप एक चक्रव्यूह में जा रहे हैं जिसके लिए निकलने का रास्ता आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज जैसे इसने आपने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो एस्केलेशन होता रहेगा, आप कुछ फायर करेंगे, पाकिस्तान कुछ फायर करेगा, फिर आप कहेंगे मैं बदला लेता हूं, फिर पाकिस्तान कहेगा बदला लेगा। तो जिसको कि एस्केलेशन लैडर बोलते हैं कि आपकी कार्रवाई एक के बाद एक बढ़ती जा रही है, इन थ्योरी वो बढ़ सकती है, पर प्रैक्टिकली हम सबको इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि 2019 में कुछ लकी ब्रेक थे, पायलट पकड़ा गया, अभिनंदन जिंदा जिंदा बच गया, उसको छोड़ दिया गया इमीडिएटली। जो भारत ने फायर किए पीजीएम बालाकोट के ऊपर, उसमें कोई हताहत नहीं हुआ, कोई बच्चे नहीं मारे गए, कोई महिलाएं नहीं मारी गई। तो उसमें बहुत सारे लकी ब्रेक थे जिसकी वजह से वो चीज पीसफुली रिजॉल्व हो गई। क्योंकि वो 2019 में रिजॉल्व हो गई तो जरूरी नहीं है कि 2025 में भी वो उसी तरह से लकीली रिजॉल्व हो जाए। हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना भी हो। ये सबसे जरूरी समझने वाली बात है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत के राजनीतिक नेतृत्व के ऊपर कोई भी डिसीजन लेने से पहले बड़ी चीज समझने बड़ा जो बड़ी बात है वो ये समझने की है कि हम इससे निकलेंगे कैसे और ये बात खत्म कैसे होगी, हम इसको कैसे खत्म करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि उनका भारत के मीडिया पर इतना कंट्रोल है और उनका जो मीडिया का तंत्र है वो किसी भी चीज को जीत की तरह दर्शा सकता है, वह किसी भी चीज को बता सकता है कि ये भारत की सरकार की बहुत बड़ी जीत है। पर शायद पर फिर भी कई बार चीजें हाथ से बिल्कुल बाहर निकल सकती हैं। तो इसलिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन वो कैसे होगा मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या सोच है और क्या होगा। दूसरी बात है जो सेना की तरफ से है। सेना चीन के बॉर्डर पे अभी भी आपको पता है डटी हुई है, वहां भी चीन के सैनिक भी दूसरी तरफ लगे हुए हैं, अग्निवीर की वजह से और शॉर्टेज की वजह से जो समस्याएं हैं। तो जो भारत की सेना की अभी क्या स्थिति है, जो सेना अध्यक्ष हैं तीनों और जो सीडीएस हैं उन्होंने क्या ऑप्शंस दिए हैं भारत सरकार को, वो क्या बोल रहे हैं, क्या वो तैयार हैं एस्केलेशन के लिए या वो तैयार नहीं है, हमको इसकी जानकारी नहीं है। तो इन दो तीन मुद्दों के ऊपर मिलके कि क्या किस तरह का निर्णय होगा, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, तभी इसके बारे में मालूम पड़ेगा कि आप डीएस्केलेट कैसे करेंगे, रैंप ऑफ कैसे होगा आपका, और आपकी आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं मिलिट्री। इन इन मुद्दों के ऊपर जाकर ये डिसाइड होगा कि किस तरह का निर्णय होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ड्रोन जाएंगे, मिसाइल जाएगी, हवाई जहाज जाएंगे, कुछ और जाएगा, ये कहना इस वक्त बहुत ही मुश्किल होगा और ठीक नहीं। इसी नोट पे सुशांत आज की बातचीत को रोकते हैं। अमेरिका से हम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक़्त हमें देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। विष्णु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात कर कर हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा लगा। और आप दर्शक दोस्तों का भी शुक्रिया बातचीत देखने के लिए। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे दोस्त।